रुद्र अन्या को अपने सीने से लगाए बाहों में भरकर खड़ा था। अन्या भी रुद्र को महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में यूं ही डूबे थे कि तभी अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खोल रेहान धड़कते हुए अंदर आते हुए कहता है, भाई आप फ़ोन क्यों नहीं? इतना बोल वो जैसे ही सामने देखता है उनकी आवाज़ हल्के में ही अटक जाती है और साथ ही उसके कदम कुछ पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने खड़े रुद्र की दो जोड़ी डरावनी आंखें उससे काफ़ी बुरी तरह से घूर रही थी। वो इस वक्त सच में रेहान को यहाँ से कहीं दूर फेंक देना चाहता था। रेहान के मुंह से ये देख कुछ बोल ही नहीं फूट रहे थे। अन्या जो कि रुद्र के पीछे खड़ी थी, वो खुद को नॉर्मल कर रुद्र के पीछे से हट को साइड होती हैं और रेहान का ऐसा परेशान चेहरा देख आगे बढ़ते हुए प्यार से कहती हैं, रेहान क्या हुआ? तुम यहाँ कुछ काम था? अन्या की प्यारी आवाज़ सुन रेहान जल्दी से अन्या की तरफ बढ़ उसके पीछे बच्चे जैसा छुप कर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, भाभी ये मेरे डेविल भाई को क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे जैसे अभी कभी जिंदा चबा जाए? रेहान के बोलने पर अब अन्या अपने कानकिनों से रुद्र को देखती है, जो सच में रेहान को काफ़ी गुस्से से देख रहा था। अन्या कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्र गुस्से में आगे बढ़ अपने दांत पीसते हुए रेहान को घूरते हुए कहता है, रेहान तुम। रुद्र कुछ कहता कि अन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से रेहान से प्यार से कहती है, अरे रेहान तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई काम था क्या? अन्या के कहने पर रेहान को जैसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अरे हाँ भाभी, वो भाई को दादाजी बुला रहे हैं। मैंने कॉल भी किया लेकिन भाई तो अपना फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रेहान की बात सुन रुद्र अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रेहान को घूरता हुआ जल्दी से निकल जाता है। उसे सच में रेहान पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगर अन्या नहीं होती तो वो उससे सबक सिखा देता। रुद्र के जाने के बाद रेहान एक लंबी सांस लेते हुए अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, ओहो बचा लिया भाभी आपने, वरना भाई को देखकर लग रहा था कि वो आज मेरा कीमा पाव बनाने की पूरी तैयारी में है। अन्या उसकी बात सुन बस हल्का मुस्कुरा देती है। फिर रेहान कुछ सोच असमंजस में अन्या को देख मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है, वैसे भाभी मेरी गलती क्या थी जो ये मेरा डेविल भाई मुझे ऐसे घूर रहे थे? रेहान की बात सुन अन्या को कुछ पल वाले रुद्र के साथ खुद के नज़दीकियों के पल याद आ गए, जिसे सोच वो कुछ शर्मा गई। रेहान उसका शर्मा देख शरारत से उसके कंधे पर कंधे मारते हुए कहता है, ओहो भाभी ऐसी क्या बात है जो आप इतना शर्मा रही हो? ये बोल रेहान खुद ही कुछ सोच एक्साइटली होते हुए कहता है, कहीं कोई मुझे अपनी तोतली आवाज़ में चाचू चाचू बोलने वाला तो नहीं आ रहा है? अन्या उसकी बात सुन गुस्से में कहती है, रेहान क्या कुछ भी बोलते हो? इतना सोच अन्या कमरे से बाहर निकल गई और रेहान भी उसके पीछे जाता है। वहीं रुद्र जब दिग्विजय जी के कमरे में आता है, वो कुछ पुराने दस्तावेज लिए बैठे थे। रुद्र उसके पास बैठ अपने वही कड़क आवाज़ में कहता है, आपने बुलाया दादाजी? दिग्विजय जी रुद्र को अपने पास देख अपने कानों में से चश्मा हटाते हुए उसकी ओर एक फाइल बढ़ाते हुए कहते हैं, ये हमारी पुरानी ज़मीन के पेपर हैं, इसे रिन्यू करवा लेना और इस बार हो रहे चैरिटी इवेंट में हमारे परिवार की ओर से इससे लोगों के कल्याण में लगा देना। रुद्र उस पेपर को लेकर एक नज़र उस पेपर को खोल पढ़ते हुए दिग्विजय जी से कहता है, लेकिन दादाजी ये ज़मीन तो माँ की है, आप इसे कैसे दान कर सकते हैं? अगर मिस्टर चौहान को पता चला तो न जाने फिर क्या सोच बैठेंगे। दिग्विजय जी रुद्र की बात सुने संतुष्ट मुस्कान से कहते हैं, आकाश इस बार कुछ नहीं कहेगा, और ये चैरिटी तो कौशल्या ने तो शुरू की थी और ये ज़मीन उसकी शर्त अनुसार तुम्हारी पत्नी यानी चौहान परिवार की बहू के हाथों ही दान होनी थी। इसीलिए अब इस शर्त को पूरा करने का सही समय आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्या को दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने की पहचान दो और अपनी माँ के इस इच्छा का मान रखो। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र एक पल को सोच में डूब सा गया। उसके दिमाग में कुछ बातें दोबारा से घूमने लगी। उसे ऐसे सोच में डूबा देख दिग्विजय जी उसके कंधे पर हाथ रखकर भरोसे के साथ कहते हैं, रुद्र मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन बस हकीकत से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि अन्या तुम्हारी पत्नी है और समाज में उससे इस बात का दर्जा देना तुम्हारा धर्म और अन्या का हक है। मैं जानता हूँ आज तक उसने इस बात की शिकायत नहीं की। अब तक बाहर वाले लोग उसके पहचान पर उंगली उठाते हैं और सवाल करते हैं कि उसका हमारे परिवार से क्या संबंध है।
कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो कब का इस बात का घमंड कर दुनिया को चीख चीख कर बताती। लेकिन अन्या ने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे फैसले की कदर की है, चाहे वह गलत क्यों न हो। इसलिए अब तुम्हें उसके सम्मान की कदर करते हुए उसे वो हक समाज में देना चाहिए। दिग्विजय जी के सामने समझाने पर रुद्र उसकी बात पर हामी भरते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ऐसा नहीं था कि वो अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानता था, वो पूरे दिल से उसे अपनी पत्नी मानता था। लेकिन अब तक एक अतीत का डर था जो उसे समाज में वो इज्जत देने से रोक रहा था। लेकिन उससे अपने आज को मनाते हुए एक फैसला कर लिया था। पार्टी में वक्त तो बिल्कुल रेत के जैसा था, सारे जहां बस अफरा तफरी मची थी। ये चैरिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करता था, इसीलिए काफ़ी बड़ा इवेंट माना जाता था। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होकर इस इवेंट का हिस्सा बनते थे। वक्त के कम होने की वजह से काम काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अभय अपने सारे स्टाफ के साथ मिलकर अरेंजमेंट में खुद को ऐसा बिजी किया कि उसे किसी चीज़ का होश तक नहीं रहा। देखते ही देखते वक्त निकल गया और इवेंट का दिन भी आ गया। घर के बाकी लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। दिग्विजय जी और आकाश जी पार्टी के लिए निकल चुके थे। रेहान और तविश अन्या का वेट कर रहे थे। कुछ देर में अन्या भी नीचे बिल्कुल तैयार होकर आई। आज अन्या ने गोल्डन एंड ब्लैक कलर की काफ़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। गले में डायमंड सेट, बालों का जूड़ा बनाया हुआ, चेहरे पर मेकअप, गले में मंगलसूत्र और साथ में मांग में दिखावा था हल्का सिंदूर। उसकी हर चीज़ उसकी सुंदरता बढ़ा रही थी। वो आज काफ़ी सुंदर भी लग रही थी और साथ ही कुछ शर्मा भी रही थी। अन्या को देख रेहान और तविश उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर भाभी, आप इतनी खूबसूरत लगेगी तो बेचारे मेरा भोला भले भाई के दिल का क्या होगा। अन्या उसकी ये नौटंकी देख मुस्कुराते हुए उसके कान खींचकर कहती हैं, दिन ब दिन काफ़ी शैतान होते जा रहे हो रेहान, जब देखो मुझे टेस्ट करने में लगे रहते हो। रेहान जल्दी से अपना कान छुड़ाते हुए कहता है, आह भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कुछ सोचते हुए आसपास देखता है, तभी उसे तविश दिखाई देता है, जिसे सोचकर वो शरारत से कहता है, तो इस तविश की लैला इसे छोड़कर भाग जाए। तविश जो हंस रहा था उसका अचानक से मुंह बन जाता है। वो रेहान की पीठ पर जोर का गुस्सा झाड़ते हुए छिड़ते हुए अंदाज में कहता है, यार तुम हर बार मैं बात पे मेरी बलि क्यों चढ़ाते हो। रेहान तविश से बच अन्या के पीछे छुपता हुआ कहता है, क्यों तुझे अपनी लैला पर भरोसा नहीं जो तू इस बात से कुरूद जाता है। फिर खुद पे कहता है, वैसे वो लैला है तो नहीं इस काबिल। रेहान की बात सुन तविश गुस्से में जैसे आगे बढ़ने को होता है कि अन्या दोनों की लड़ाई रोकते हुए उन्हें चलने का कहती है। तविश रेहान को घूरकर बाहर चला जाता है। रेहान उसे जाता देख मुंह बनाते हुए अन्या से कहता है, देखा भाभी कैसे दूल्हे के फूफा की तरह मुंह चढ़ाकर चला गया। इससे तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। उस लैला के पीछे तो पागल हुए जा रहा है। देखना एक दिन मुंह के बल गिरेगा और रोने के लिए मेरा कंधा भी नहीं मिलेगा। अन्या उसका यूं ये बचकानी बातें सुन हंस देती है। वो जानती थी कि रेहान को जितना अपने दोस्त की फिक्र है शायद उतनी और किसी को नहीं। अन्या रेहान के गाल को प्यार से छूकर कहती हैं, रेहान तुम बहुत अच्छे हो और ये बात तविश भी जानता है, लेकिन इस वक्त बस कुछ भटका हुआ है, पर तुम उसका साथ मत छोड़ना, प्रॉमिस करो मुझसे। रेहान मुंह बनाते हुए प्रॉमिस कर देता है। अन्या हंसते हुए बाहर आ जाती हैं क्योंकि तविश और रेहान की एक खाली खट्टी मीठी लड़ाई उसके इस जीवन के रंग थे जिससे वो बिखेरना नहीं चाहती थी। तीनों जल्दी ही पार्टी हॉल के बाहर पहुंच गए। सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब तक रुद्र नहीं आया था। उसकी एक मीटिंग थी, इसीलिए वो डायरेक्ट पार्टी हॉल में आने वाला था। वो मीटिंग ख़त्म कर जैसे रेडी होकर निकलने को होता है कि जियान रुद्र को एक पैकेट देते हुए कहता है, बॉस ये पैकेट आपके लिए आया है। रुद्र जो काफ़ी जल्दी में था, वो उस पैकेट को लेकर जियान को जल्दी से निकलने को कहता है। जियान भी हमें सिर हिलाकर रुद्र के लिए कार का गेट खोलता है और खुद भी बैठ पार्टी हॉल की तरफ चल देता है। रुद्र बेसब्री से वहां पहुंचने के इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आज वो कुछ कहने वाला था जो अन्या की खुशी दुगनी हो जाए। वो जल्दी से बस अन्या के पास पहुंचना चाहता था और उसे देखना चाहता था कि अन्या उसकी दी हुई साड़ी में कैसी लग रही है। ये बात याद आते ही वो अपने
सोच में गुम हो गया। फ्लैशबैक। दोपहर में अन्या अपनी अलमारी खोल अपने लिए साड़ी देख रही थी, पार्टी में पहनने के लिए भी। तभी उसका फ़ोन बजता है। अन्या बिजी थी, इसलिए वो बिना देख फ़ोन उठाकर कानों में लगाकर कहती हैं, हेलो। उधर से एक भरी हुई धीमी आवाज़ आती है, बिजी हो। अन्या उस आवाज़ को सुन एक पल के लिए हड़बड़ा सी जाती है। फ़ोन जो उसके कानों और कंधों के बीच था वो कुछ छूट सा जाता है, लेकिन वक्त रहते अन्या उसे संभाल कर अपने कानों में ठीक से रख हड़बड़ाते हुए कहती हैं, आप? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, आप कहें। रुद्र अन्या की आवाज़ की खनक सुन हल्का मुस्कुरा देता है। वो कुछ सोचते हुए अपने एक उंगली से अपने माथे को रब करते हुए कहता है, तो एक काम करो, मेरे कवर्ड खोलो। अन्या उसके कहने पर झट से उसके कवर्ड के पास जाकर उसे ओपन करते हुए कहती हैं, जी खोल दिया। रुद्र, थर्ड सेल्फ में एक पैकेट होगा, उसे निकालो। अन्या उस पैकेट को ढूंढ निकालते हुए कहती हैं, जी मिल गया। मैं क्या इसे आपके पास भेज दूं? रुद्र हल्का मुस्कुराकर कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ आज तुम यही पहनकर पार्टी में आओ। मिसेस अन्या, रुद्र राय चौहान, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है, इसीलिए बी ऑन टाइम। इतना बोल रुद्र फ़ोन काट देता है। अन्या तो उसकी बात सुने एक पल सुन सी पड़ जाती है। वो हैरान नज़रों से अपने हाथों में पकड़े पैकेट को देखती हैं, फिर जल्दी से उसे खोल देखती हैं तो उसमें काले और गोल्डन रंग की काफ़ी खूबसूरत साड़ी थी। अन्ना प्यार से उसे छूते हुए खुद में ही शर्मा सी जाती हैं। ये फीलिंग, ये गजब की कशिश अन्या के मन में एक लहर उड़ा रही थी, प्यार की लहर, मोहब्बत का सुकून। अन्या खुद में मुस्कुरा रही थी, झूम रही थी, अपनी मोहब्बत को जी रही थी। फ्लैशबैक एंड। रुद्र कार में बैठा बैठा अन्या का चेहरा इमेज कर खुश हो रहा था। वो कभी बाहर देखता तो कभी वक्त को रुद्र कार में बैठा बैठा अन्या का चेहरा इमेज कर खुश हो रहा था। वो कभी बाहर देखता तो कभी वक्त को। उसे सब इतना धीरे धीरे बीता नज़र आ रहा था कि अब इंतज़ार करना मुश्किल सा हो रहा था। तब उसकी नज़र उस पैकेट पर जाती है जो कुछ वक्त पहले जियान ने उसे दिया था। वो कुछ सोचते हुए उसे ओपन कर देता है। पार्टी शुरू हो चुकी थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे सिवाय रुद्र के। सब उसका अब इंतज़ार कर रहे थे। अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा एल्विस हुआ था। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मीडिया के नामी हस्ती भी इस शानदार पार्टी को कैद करने में लगे हुए थे। दिग्विजय जी सबके बीच अपना सीना चौड़ा कर प्राउडली सबसे मिल रहे थे। उसका ये रुतबा उसके पोते की तरक्की देख और भी 100 गुना बढ़ चुका था। आकाश जी साइड में एक टेबल पर शांत से बैठे सारी तैयारियां देख रहे थे। उन्हें मिलना जुलना पसंद नहीं था और साथ ही न ऐसी पार्टियों में आना, लेकिन ये उनकी कौशल्या की इच्छा के अनुसार था, इसीलिए वो भी खुशी खुशी वहाँ मौजूद थे। अबे तो अब तक सारे इंतजाम को पुख्ता करने में काफ़ी बिजी था। रेहान और तविस अन्या के साथ खड़े उसे कंपनी दे रहे थे और साथ ही उसे एक एक चीज़ बता रहे थे। अन्या तो आंखें फाड़ फाड़ कर सब इन चौकाचौंध की दुनिया को देख रही थी। उसका पहली बार था ऐसी किसी इवेंट का हिस्सा बनने का, लेकिन वहाँ सब होने के बावजूद उसकी निगाहें अब तक बस दरवाजे पर थी। आंखें बस सिर्फ एक इंसान की राह देख रही थी। कुछ पल बाद अन्या ने रेहान और तविस को भेज दिया ताकि वो पार्टी एंजॉय कर सके और सबसे मिल सके। रेहान तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन अन्या के समझाने पर वो चला गया। वहीं एक टेबल के पास खड़ा अबे फ़ोन पर डांट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखा छाई हुई थी। उसे बस एक डर था जो उसे अंदर ही अंदर सता रहा था, जिसकी वजह से उसकी छोटी परेशानी भी काफ़ी बड़ी लग रही थी। वो फ़ोन रख जैसे उल्टा कि उसके सामने एक जूस का गिलास आता है। अबे कुछ कहता कि उससे पहले उसकी नज़र जूस पकड़े हाथों पर जाती है। ये कोई नहीं, अन्या थी जो उससे गिलास लेने को इशारा कर रही थी। अबे अन्या को देख मुस्कुराते हुए गिलास लेकर कहता है, अरे भाभी आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रही हैं? क्या कुछ कमी है? अन्या मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, अबे रिलैक्स, सब कुछ बहुत परफेक्ट है और आगे भी होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अबे कुछ टेंशन में कहता है, परेशानी वाली तो बात है भाभी, ये पार्टी मेरे होटल्स के रेपुटेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ज़रा भी चूक जिसको मेरे बरसों की मेहनत को मिटाने के काम आ सकती हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अन्या उसकी बात सुने एक विश्वास से उसे देखते हुए कहती है, अबे मेरी बात सुनो,
मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, पर सब तो तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा और सबसे ज़्यादा भरोसा बेस्ट फ्रेंड को तुम पर भरोसा तो है, फिर दूसरों की परवाह क्यों करना? इम्पोर्टेंट तो खुद के लोगों का साथ होता है, तो फिर बस खुद पर यकीन करो, देखना सब ठीक होगा। अन्य का विश्वास और अपनेपन की बातें सुन अभय के डगमगाते हौसले को जैसे पंख मिल गए। वो मुस्कुराते उसके हाथ पर रख देता है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। शायद मुझे इस जूस के साथ आपके विश्वास की भी ज़रूरत थी। तभी अभय का फ़ोन बजता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अन्या को पार्टी एंजॉय करने का बोल वो वहाँ से चला जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए जैसे आगे बढ़ती है, उसके कानों में एक ताने भरी आवाज़ आने लगती है। लगता है किसी को मुफ्त की चीज़ों की आदत हो गई है। अन्या इस आवाज़ को सुन रुक जाती है, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो असमंजस के भाव लिए पलटती है कि उसकी नज़र सामने खड़े इंसान को देख बोए चढ़ सी जाती है। सामने और कोई नहीं, समायरा थी। वो अपने जिस्म की नुमाइश किए काफ़ी ललचाते हुए अन्य की तरफ एक कुटिल भरी मुस्कान लिए खड़ी बढ़ रही थी। अन्या का तो कोई मूड नहीं था उसके मुंह लगने का, पर वो जा भी कहीं नहीं पा रही थी। समायरा अन्या को एक नज़र ऊपर से नीचे देखते हुए तंज भरे लहजे में कहती है, वैसे भीख में दिए हुए कपड़ों में तुम इस पार्टी में आने के लायक तो बन गई हो। आ लेकिन औकात अब भी वही भिखारियों वाली है। अन्या उसकी बातों को सुन इग्नोर करती है। उसे कुछ न कहते देख समायरा को अंदर ही अंदर मिर्ची लगती है। वो कुछ सोचते हुए उसके चारों तरफ घूमकर बड़ी मुस्कान लिए कहती है, वैसे पता है मुझे तुम्हें यहाँ देख कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये इवेंट तुम जैसे गरीबों के लिए तो किया जाता है। वैसे मैं रुद्र की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मैं उससे कहकर तुम्हें इस चैरिटी से कुछ अच्छा खासा हेल्प कर सकती हूँ। फिर तुम्हें ये चौहान परिवार के टुकड़ों पर नहीं जीना पड़ेगा। बैठ से समायरा अन्या को दिखने में लगी थी, लेकिन अन्या बिल्कुल शांत उसे देख रही थी। उसकी बातें सुन वो काफ़ी नर्म भाव से कहते हैं, थैंक यू समायरा जी, आपने बहुत सोचा मेरे लिए, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, सब आपकी तरह नहीं होते, जो हर वक्त उस चीज़ की लालसा रखे जो कभी उसकी थी ही नहीं। अन्या की बातों का इशारा समझ समायरा का तो मुँह बन ही जा गया। वो गुस्से में अन्या को घूरते हुए कहती हैं, तुम समझती क्या हो खुद को? चौहान मैंसन में रहकर खुद को वहाँ की मालकिन समझने लगी हो। फिर समायरा की नज़र अन्या के मंगलसूत्र पर जाती है। वो उसे छूते हुए तंज से कहती है, वैसे तुम शादीशुदा हो ना? तुम्हारे पति को कोई एतराज़ नहीं कि मर्दों से भरे घर में अपनी जवान बीवी को छोड़ दिया है? या तुम्हारा पति भी वैसा ही है कि अपनी बीवी की जवानी की आड़ में खुद अमीर बनने के सपने देख रहा है? समायरा का ये कहने पर शांत अन्या के अंदर ज्वालामुखी भड़कने जैसा था। वो गुस्से में समायरा को उंगली दिखाते हुए कहती हैं, हर कोई आपके जैसा घटिया सोच नहीं रखता समायरा जी, और मेरे पति की शान आपकी इस झूठी शान से कहीं गुना ऊपर है, इसीलिए आइंदा सोच समझ ही कुछ कहिएगा। इतना बोल अन्या गुस्से में वहाँ से चली गई और समायरा अपने दांत पीसते हुए रह गई। वो मन में कहती हैं, बहुत अकड़ है ना तुझ में, एक दिन इससे मैं अपने हील्स के नीचे तोड़ूंगी। अगर उस दिन मेरा बना बनाया प्लान नहीं फ्लॉप होता तो आज मैं तुझे तेरी औकात दिखा देती, पर बहुत जल्दी दिखाऊंगी। वेट एंड वॉच। इतना बोल समायरा भी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अन्या गुस्से में हॉल के साइड बने बालकनी में आ जाती है। उसे इस वक्त समायरा पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, अन्या गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए पीछे मुड़ती है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास। अन्या बोलते बोलते रुक जाती है और उसकी आंखें खुद हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो शौक से कहती हैं, आप? सामने और कोई नहीं विक्रम था, जो अन्या का वाइल्ड बिहेवियर देख पीछे झुक उस सब अजीब नज़रों से देख रहा था। विक्रम पीछे हटते हुए डरी हुई आवाज़ में कहता है, हाँ मैं, लेकिन अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम भड़क रही हो। अन्या विक्रम की बात सुन अपनी हरकत पर झेप जाती है। वो खुद को शांत कर कहती है, मुझे लगा कोई और है। विक्रम अन्या के शांत भाव देख एक राहत की सांस लेते हुए पास से गुजर रहे वेटर को बुलाता है और उसके हाथ में पकड़े पानी की बोतल उठाकर क्रॉप खोलता है। अन्या को लगा विक्रम उसके लिए कर रहा है, इसीलिए वो जैसे हाथ बढ़ाती है कि विक्रम वो बोतल खुद ही पूरा घटकते हुए छोटे बच्चे जैसे शिकायत करते हुए कहता है, क्या सॉरी, बेचारे छोटे से बच्चे को तुमने डरा दिया। देखो मेरी हालत, कहीं मुझे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता तो।
अन्या उसकी बात सुन पहले तो उससे घूरती है, पर उसकी ये बचकानी हरकत देख उसे हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपना कहीं नहीं गया है तुम्हारा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम अन्या की बात सुन उसे घूरते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ क्या मतलब है? फिर अपने कॉलर ठीक करते हुए एटीट्यूड के साथ आगे कहता है, ओह हेलो मैडम, तुम भूल गई क्या? मैं मेहता परिवार का बेटा हूँ, तुम्हारे पति के जैसा नहीं, पर हमारा भी कुछ कम रुतबा है इस बिजनेस वर्ल्ड में। हम भी इनवाइट हैं आज यहाँ। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। वो कुछ कहती उससे पहले रेहान अन्या को ढूंढता हुआ आता है और विक्रम को देख अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, अरे विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी तो अंदर है। विक्रम उसके बोलने का लहजा समझ रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही रेहान अन्या की तरफ देख आगे कहता है, और भाभी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ हैं। चलिए, भाई आ गए हैं और आपको दादाजी बुला रहे हैं। इतना बोलते हुए रेहान अन्या का हाथ पकड़ जल्दी से वहाँ से ले जाता है। अन्या तो रुद्र के आने का सुन जल्दी से खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और वहीं विक्रम अपने आप को अकेला खड़ा देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, ऐसा क्यों दिल चाहता है कि ये साथ जिंदगी भर को मिल जाए जो नामुमकिन सा है इस जन्म में। इतना बोलते हुए विक्रम जाते हुए अन्या को प्यार से देख वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ कोई जो कब से सब कुछ देख रहा था, विक्रम अन्या का एक साथ हंसते मुस्कुराते बातें करना, विक्रम की नज़रों की मोहब्बत, बातों का इशारा, अन्य की खुशी, वो आंखों में अब तक आग उतर चुका था जो अब न जाने क्या तबाह कर दे। वही अन्य जल्दी से दिग्विजय जी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और काफ़ी बेसब्र आंखों से आसपास देखने लगती हैं, लेकिन उसके बेसब्र आंखों को उसका सुकून दिख नहीं रहा था। कुछ पल में स्टेज पर अमन कुछ अनाउंसमेंट करता है और सब तालियों के बीच पार्टी के स्थान रुद्र का स्वागत करते हैं। रुद्र सीधा स्टेज पर आ जाता है। अन्या उसे देख काफ़ी खुश होती है, पर रुद्र ने एक बार भी उसे नहीं देखा। रुद्र सारे अनाउंसमेंट करता है। फिर दिग्विजय जी भी स्टेज पर जाते हैं। आकाश जी, रेहान को भी रुद्र स्टेज पर बुलाता है। दिग्विजय जी की आंखें रुद्र पर थी कि वो कब अन्या को सारी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करेगा, पर उनका ये आस रखा रह गया क्योंकि रुद्र इवेंट फिनिश कर सीधा स्टेज से नीचे उतर गया और वहां से बाहर चला गया। दिग्विजय जी तो देखते रह गए। इस पूरे इवेंट में रुद्र ने एक बार भी अन्या को नहीं देखा, न उसका जिक्र किया। अन्या को इस बात का काफ़ी बुरा लगा। आज फिर वो परिवार की होते हुए भी बाहर की होकर रह गई। वहीं विक्रम, जो कब से अन्या को देख रहा था, उसे भी ये बात काफ़ी अजीब लगी। दिग्विजय जी अन्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर कहते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, आज फिर तुम्हारा सामना तुम्हारा हक मैं तुम्हें नहीं दिला पाया। अन्या, जिसकी आंखों में रुद्र के रूखेपन से आंसू आ गए थे, वो खुद को संभाल जल्दी से एक मुस्कान बिखेरते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं दादाजी, मुझे खुशी होगी अगर वो मुझे ये हक अपने दिल से दे। अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो ये ज़बरदस्ती होगी। तभी रेहान कुछ गुस्से में कहता है, भाई ने ये ठीक नहीं किया भाभी, वो आपकी इतनी परीक्षा नहीं ले सकते। उनका जो जी में आता है वो करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं खुद आज उनसे बात करूंगा इस बारे में। अन्या जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ उसे नाम में इशारा करते हुए कहती है, नहीं रेहान, तुम नहीं, मैं खुद बात कर लूँगी। तुम कुछ नहीं कहोगे उनसे। आप अब पार्टी एंजॉय करें, मैं आती हूँ। इतना बोल अन्या वहाँ से चली गई थी। रेहान और बाकी सबको रुद्र की बेरुखी दिखी अन्या के प्रति, लेकिन अन्या को रुद्र की आंखों में एक दर्द दिखा जो उसके समझ से परे था, जो उसके परेशान कर रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर अचानक क्या हुआ जो रुद्र का बिहेव उसके प्रति इस कदर बदल गया। आखिर उसने कहाँ गलती कर दी, या रुद्र एक बार फिर उसकी फीलिंग का मजाक बना रहा था। कई सवाल थे जो अब सिर्फ रुद्र ही अन्या को दे सकता था। अन्या जल्दी से अमन के पास जाती हैं और रुद्र के बारे में पूछती हैं। अमन उसे बताता है कि रुद्र इस होटल के अपने प्राइवेट रूम में है। अन्या ने ये जान जल्दी से अबे से मास्टर की लेकर उस कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। अन्या के बोलने पर रुद्र तुरंत उसकी बात काटते हुए अपनी लाल आंखों से उसे देख कहता है, और तुम्हें फिक्र नहीं हो रही थी? रुद्र के ऐसे अचानक कहने पर अन्या कुछ समझ ही नहीं पाई कि जवाब क्या दें। उसे रुका देख रुद्र वापस से अपनी नज़रें खिड़की के बाहर डालते हुए
काफ़ी तंज भरी लहजे में कहता है, तुम्हें क्यों होने लगी? तुम्हारा मन तो किसी और की फिक्र में जो डूबा है। रुद्र का ये कहना अन्या को काफ़ी खटक गया। वो रुद्र के करीब बढ़ते हुए काफ़ी असमंजस में कहती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अचानक क्या हो गया? रुद्र को जो कब से खुद को शांत किए हुआ था, वो अन्या की ये अनजान बन नाटक से छिड़ते हुए उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब कर उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से में कहता है, तो कैसे बोलूँ? हाँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे, मेरे बेरुखी से, तो फिर ऐसे फिक्र होने का नाटक तो मत करो। अन्या के हाथों में रुद्र की पकड़ से दर्द होने लगा। वो उसकी आंखों में देख अपने आंसू को रोक कहती है, नाटक? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोले। रुद्र को उसकी आंखें चुभ रहे थे। वो झटके से उसका हाथ छोड़ उसकी तरफ पीट किए कहता है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से। मुझे तुम जैसी लड़कियों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। रुद्र फिर से चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट लीव। रुद्र के चिल्लाने पर अन्या डर सी जाती हैं। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद पल में रुद्र को क्या हो गया जो उसे इस कदर बोल रहा है। आज तक जितनी बार भी वो उस पर गुस्सा करता, उसे भला बुरा कहता, पर कभी भी उसे उसकी लाइफ से जाने को नहीं कहता। लेकिन आज अन्या ये सोच हिम्मत कर रुद्र के सामने आते हुए कहती है, क्या मतलब है मुझ जैसी लड़की से? आखिर मैंने किया क्या है जो आप ऐसे कह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? रुद्र उसे देख काफ़ी बेरुखी से कहता है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुम पर इतना बोल। रुद्र अन्या से मुंह मोड़कर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। अन्या उसकी अधूरी बात को ऐसे बेरुखी से जब बात देख अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए उसके पास आकर कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कह दे, ऐसे पहेलियों में ना बात करे। रुद्र का भी अब गुस्से में आपा बाहर आ चुका था। उसने काफ़ी कोशिश की वो अन्या को हर्ट न करे, लेकिन अब उसके जज्बात उसके काबू में नहीं थे। वो झटके से अन्या का जबड़ा पकड़कर ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देख काफ़ी बेरहमी से कहता है, साफ साफ सुनना है ना? तो सुनो। नहीं देखना चाहता अब एक पल, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना बोल रुद्र झटके से उसका चेहरा छोड़ देता है। अन्या तो सुन ही पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो आंसुओं से लबालब चेहरा लिए रुद्र को देख काफ़ी लाचारी से कहती हैं, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे ये सज़ा दे रहे हैं? ये जानने का भी मुझे हक नहीं है। रुद्र गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, हाँ, कोई हक नहीं है तुम्हें। जिस हक की तुम बात कर रही हो उसकी तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी कभी, क्योंकि तुमने तो किसी और के सपने अपने दिल में सजाए रखे थे। इसलिए मुझसे नाम जुड़ने की तुम्हें कोई चाह तक नहीं रही। कभी शिकायत नहीं किया, वही तो करती भी क्यों? चाह तो किसी और की थी तुम्हें, और मुझे लगा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं पागल था जो तुम जैसी लड़की पर भरोसा कर लिया। तुम्हें अपना नाम देना चाहता था जबकि तुम्हें तो किसी और के नाम की चाह थी। न जाने तुमने मेरे पीठ पीछे। वो इतना ही बोल पाता कि अन्या एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। रुद्र तो सुन ही पड़ जाता है। उसने कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। अन्या जो रुद्र के इल्ज़ाम सुन अंदर से टूट सी गई थी। वो खुद को मजबूत करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बस नहीं सुनना मुझे आपके ये बेबुनियाद के इल्ज़ाम। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप जब चाहे मेरे जज्बातों को, मेरी इज्जत को ऐसे अपने घटिया सोच के तराजू में तोले। फिर खुद के आंसू साफ करते हुए खुद को हौसला बंधाते हुए रुद्र की आंखों में देख कहती हैं, मुझे भी नहीं रहना इस बेनाम के रिश्ते में अब, जहाँ मेरे सम्मान की कोई वैल्यू नहीं, न मेरी इज्जत की, न मेरे जज्बातों की। बस वैल्यू है आपके ईगो, गुस्से की। जब जी में आया मुझे इज्जत देते हैं, फिर वही इज्जत को खूब पैरों तले रोन देते हैं। जब जी में आया पत्नी कह दिया, जब जी में आया सबके लिए सामने पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस सब से जब आपका मन नहीं भरा तो आज आपने मेरी इज्जत, मेरे विश्वास, मेरे कैरेक्टर पर सवाल कर दिया। मुझे भी इस बेनाम रिश्ते में अब नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। अन्या ऐसे बोलते हुए पीछे अपने कदम बढ़ा देती हैं। इतना बोल अन्या रोते हुए कमरे से निकल जाती हैं। रुद्र जो अन्या की बात चुपचाप सुन रहा था, वो उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं जिससे उसने कब से अपने अंदर दफन कर रखा था। उसके अंदर अन्या के जाने के बाद एक हलचल शुरू हो जाती है।
वो पास में रखे टेबल पर जोर का हाथ मारता है। पास रखे फूलों के वैसे को अपने आग को शांत करने से तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो शराब की बोतल सैब से निकालकर उसे अपने मुंह से लगा लेता है। कुछ ही पलों में रुद्र पूरी तरह नशे में धुत अपने पॉकेट से एक एनवॉल्व निकाल अपनी लाल नशे में डूबी आंखों से देखते हुए काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, तुम भी औरों के जैसे क्यों निकली वाइफी, आखिर क्यों? तुम भी सबकी तरह हो चली जाओ। रुद्र राय चौहान हमेशा से अकेला था और अकेला रहेगा। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल रुद्र जैसे ही एक छोटी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करता है, वो और भी उसका साथ न देते हुए आंसू में बदल जाते हैं। वहीं अन्य होटल से चुपचाप निकल स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। उसके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा आज टूटी हुई महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मोहब्बत उससे इस कदर तोड़ के रख देगी। वो अब अपने इस रूठी किस्मत से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। न उसने मोहब्बत मिली, न साथ, न नाम, न सम्मान मिला। तो वो बस ये रूखी ज़िंदगी जिसने रुद्र के नाम के खुशी के सपने सजोने शुरू ही किए थे कि आज वो भी ख़त्म हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अन्य चुपचाप ट्रेन पर बैठ इस अनजान शहर को छोड़कर चली जाना चाहती थी। तो दोस्तों, अब क्या होगा आगे हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।